यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियो हमारी बहुत लंबे समय पूर्व जो है वायरल हुई थी, बट कुछ कारणवश जो है बीच के समय में हमने वीडियो नहीं बना पाया, और अब हम लोग फिर से जो है इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का जो है अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आज जो हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं नए सेक्शन के अंतर्गत जो है मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा एक सिलेबस का पार्ट है, वो पहला सब्जेक्ट, पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है यूरोपियों का आगमन। कहीं कहीं पे दिया जाता है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी के आगमन के अंतर्गत हमें ये देखना है कि कौन कौन सी यूरोपीय कंट्री जो है भारत में आई और व्यापार की, किसने जो है यहाँ पे अपना शासन भी स्थापित किया लंबे समय तक। तो इसी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो यूरोपीय कंपनी के आगमन में पहले हम लोग जो है आगमन का क्रम देखते हैं कि कैसे कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे आने का क्रम ये सब देखना है कि स्थापित होने को हम नहीं देखेंगे कि कैसे स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ। हमें मुख्य रूप से यह देखना है कि कौन सी कंपनी किस तरह से यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनी आई यहाँ पे, अर्थात सबसे पहले जो यूरोपीय कंट्री भारत प्रवेश की, वह कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी, जो कि आप लोगों को पता है कि 1498 में जो है वास्को डी गामा नामक व्यक्ति जो है वो भारत पहले आया। तत्पश्चात जो है दूसरी कंपनी जो आई वह कंपनी थी डच कंपनी जो है भारत में, यह आई थी 1602 ईस्वी में। ठीक है, यह आई थी 1602 ईस्वी में। तीसरी कंपनी जो है वह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना हो गई थी 1600 ईस्वी में, और ये भारत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वह थी 1608 में। तत्पश्चात अगली कंपनी है वह है डेनिश कंपनी जो आई थी भारत में, वह 1616 में भारत प्रवेश की थी। अगली कंपनी है वह है फ्रांसीसी कंपनी जो है 1668 में यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी 1664 ईस्वी में हुई थी। और एट लास्ट है स्वीडिश कंपनी। यह जो आई थी स्वीडिश कंपनी, यह आई थी 1731 ईस्वी में। तो ये हमें क्रम मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे आया था। तो पहली कंपनी थी कौन? पुर्तगाली कंपनी। दूसरी कंपनी कौन थी? डच कंपनी। तीसरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फोर्थ डेनिश कंपनी, फिर फ्रांसीसी कंपनी, और सिक्स स्वीडिश कंपनी। इस प्रकार से ये क्रम आपको ध्यान में रखना होगा। इस क्रम को देखने के पश्चात अब हम लोग यह देखते हैं कि पुर्तगाली कंपनी जो आई थी उसका क्या क्या कार्यक्रम भारत में रहा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यह देखते हैं कि पुर्तगाली कंपनी जो भारत आई वह भारत में कैसे कैसे अपना साम्राज्य विस्तार किया और यहाँ पे शासन संचालन करने का कार्य किया। तो हम लोग सबसे पहले यह जानते हैं कि पुर्तगाली जो आए वह सबसे पहले, आपको पता होगा कि वह जो है भूमध्य सागरीय होते हुए जो है वह आए भारत के कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह जो है यह आपका पड़ता है इस क्षेत्र में, इसको बोलते हैं मालाबार तट। कौन सा तट बोलते हैं? मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट बोलते हैं, और इस तट को बोलते हैं हम लोग कौन सा तट? कोरोमंडल तट। इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, और इस तट का नाम क्या है? मालाबार तट। तो पुर्तगाली कंपनी जो आई, पुर्तगाली व्यक्ति अर्थात वास्को डी गामा जो भारत आए, वह मालाबार तट पे आए, और उस बंदरगाह का नाम था कालीकट बंदरगाह। और यह क्षेत्र है केरल का क्षेत्र। इस केरल के क्षेत्र में तत्कालिक समय में, उस समय जो शासक थे उसका नाम था जमूरी। ठीक है, जो एक हिंदू शासक थे। और यहाँ पे जो है मसालों की काफी खेती अभी भी होती है। तो मसालों की खेती होने के कारण जो वास्को डी गामा नामक व्यक्ति आए थे
उसने जो है यहाँ पे मसाला का व्यापार करना चाहा। जब यहाँ पे आया तो जमोरिन जो है इसका काफी अच्छे से स्वागत किया। ठीक है, किसका? तो वास्को डी गामा का जो है जमोरिन ने भव्य स्वागत किया। और यहाँ पर जो थे अरब व्यापारी भी थे। अरब व्यापारी पहले से ही यहाँ पे व्यापार कर रहे थे। इस अरब व्यापारियों ने जो है वास्को डी गामा का काफी विरोध किया। और विरोध का कारण क्या था? तो व्यापार। इसको ऐसा लगा कि हमारे व्यापार पर एकाधिकार को यहाँ पे चुनौती देने के लिए आ रहे हैं। कौन? तो पुर्तगाली। इस व्यापारिक चुनौती का सामना करने के लिए उसने जो है इस वास्को डी गामा का इसने विरोध किया। ठीक है, विरोध के पश्चात फिर भी यहाँ पे आए, क्योंकि शासक जो है यहाँ पे इसकी काफी स्वागत किया। जब यहाँ से वास्को डी गामा ने व्यापार किया, मसाला यहाँ से लेके यूरोप गए, तो उन्हें 60 टाइम जो है 60 गुना उसको लाभ हुआ। इस व्यापार में उसको लाभ हुआ कितना? 60 गुना लाभ हुआ वास्को डी गामा को। इस लाभ को देखते हुए अन्य यूरोपियन कंट्री भी जो है भारत से व्यापार के लिए जो है आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पुर्तगाली कंपनी का जो है भारत में क्या क्या कार्यक्रम और भी है। जब ये यहाँ पे आए तो बाद में इसने जो है यहाँ पे एक गवर्नर को यहाँ पे भेजा। और पहला गवर्नर जो बना वो फ्रांसिस डी अल्मीडा नामक व्यक्ति जो है यहाँ का गवर्नर बना। पुर्तगाली गवर्नर। पुर्तगाली गवर्नर जो बना यहाँ पे कौन था? फ्रांसिस डी अल्मीडा नामक व्यक्ति था। और फ्रांसिस डी अल्मीडा जो थे, इसने एक नीति लाई, जिस नीति का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। इस नीति का अवलंबन किया था कौन? फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। इसने ऐसा कहा कि इस क्षेत्र में जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है, इसमें अपना व्यापार अधिकार स्थापित करने के लिए, व्यापार एकाधिकार स्थापित करने के लिए जो है फ्रांसिस डी अल्मीडा ने जो है इस पॉलिसी का अवलंबन किया, जिसका नाम क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी। तत्पश्चात क्या हुए? अल्मीडा के पश्चात जो अगला शासक बने, जिसको कि वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो भारत में हुए, उसका नाम था अल्बुकर्क। तो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भारत में थे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जब शासक बने तो इसकी नीति जो थी काफी, कहा जाए, आक्रामक नीति या क्रूर नीति थी। यह भारत पर जो है सांस्कृतिक हमला काफी किया। इसका सांस्कृतिक हमला करने का तात्पर्य यह है कि ये जो थे अपने ईसाई धर्म के प्रसार के लिए जो है भारत में ऐसा बोले कि जितने भी पुर्तगाली हैं अर्थात यूरोपियन हैं, वह जो है भारतीय नारी से शादी करे और जो अगले जो संतान होंगे वह ईसाई पैदा होंगे। इसने धर्म प्रसार के लिए जो है इस क्रूरतम नीति का जो है अवलंबन किया। लेकिन अल्बुकर्क की एक बात है, इसने जो है अल्मीडा, इसने जो मुख्यालय बनाया था वह मुख्यालय था आपका कोचीन। और बाद में अल्बुकर्क ने भी जो है अपना मुख्यालय जो बनाया वो दक्षिण भारत में कोचीन में ही स्थापित किया। अल्बुकर्क ने एक और था, वर्तमान समय में तत्कालिक समय में कहा जाए कि आदिल शाह थे वहां पे गोवा का शासक। ठीक है, उसने जो है गोवा को छीन लिया। ठीक है, अल्बुकर्क ने जो है यहाँ पे गोवा को छीन लिया और अपने अधीन कर लिया। और इसने एक नीति चलाई, अल्बुकर्क ने एक नीति चलाई, उस नीति का नाम था कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। ये कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, कार्टेज जो होता था, इसने क्या किया? अल्बुकर्क ने इस अरब क्षेत्र में जो भी व्यापार होता था उसको ऐसा बोला कि अगर यहाँ से व्यापार करना है तो तुम्हें टैक्स की अदायगी करनी होगी। और फिर भी अदायगी करने के पश्चात भी कोई भी यहाँ पे जो है मसाला का व्यापार नहीं कर सकता इस क्षेत्र में। ये नीति लाई थी कौन? अल्बुकर्क ने। और इस नीति का नाम क्या था? कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांसिस डी अल्मीडा ने जो है
जिस नीति का अवलंबन किया था उस नीति का नाम क्या था? तो उस नीति का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। जबकि अल्बुकर्क ने जिस नीति का अवलंबन किया उस नीति का नाम था कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पुर्तगालियों की कुछ देन भी रही। इसी में एक और गवर्नर थे जिसका नाम था नीनो द कुन्हो। नीनो द कुन्हो का जो है एक खासियत था, उसने क्या किया था कि कोचीन के स्थान पे जो पुर्तगाली सत्ता की जो राजधानी स्थापित की वह कर दी थी गोवा में। इसके अलावे अगर देखा जाए तो पुर्तगाली कंपनी ने जो है यहाँ पे कुछ भारतीयों को दिया भी। ऐसा नहीं कि उसने हर चीज हमसे लिया ही, बहुत सारे चीजों को वह हमें दिया भी। इस आधार पे देखा जाए तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में क्या क्या दिया गया, अर्थात पुर्तगालियों की देन, अर्थात पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों की क्या क्या देन रही? पुर्तगालियों की देन, तो पुर्तगालियों की देन देखी जाए तो भारत में पुर्तगालियों की देन जो है सबसे पहले कहा जाए तो ये तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती ये पुर्तगालियों की ही देन रही थी। दूसरी चीज देखें तो आपका संतरा हो गया, संतरा, अंगूर, ठीक है, अंगूर। उसके बाद आप कह सकते हैं शकरकंद, शकरकंद, ठीक है, अनानास, अनानास, ये सब जो है। और साथ ही साथ आपका प्रिंटिंग प्रेस, जिसको कि छापा खाना भी कहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, एवं एक कला थी, उस कला का नाम था गौथिक स्थापत्य कला, गौथिक स्थापत्य कला। ये सभी जो देन थी वह पुर्तगालियों की देन थी भारत में। तो इस प्रकार जो है पुर्तगालियों की ये सब कार्यक्रम रहे भारत में, और इस प्रकार से उसने पूरे जो अपने शासन क्रम में जो भी कार्य किए उनका उल्लेख इसी प्रकार से। और आपको पता है कि पुर्तगालियों ने जो है, पुर्तगालियों ने जब वहां की राजकुमारी थी, एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन, जब पुर्तगाली यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उस समय पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, तो उसकी जो है शादी करवा दी, शादी लगा चार्ल्स सेकेंड, जो कि ब्रिटेन का राजकुमार था। चार्ल्स सेकेंड ये ब्रिटेन का राजकुमार था। जब ये शादी हुई थी 1661 में। इस शादी में क्या हुआ कि चार्ल्स सेकेंड को जो है पुर्तगालियों के द्वारा बॉम्बे जो है दहेज में दे दिया गया, बॉम्बे दहेज में दे दिया गया चार्ल्स सेकेंड को। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। कब? तो 1661 में। इसी बॉम्बे को 1668 में जो है ये चार्ल्स सेकेंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। समझिए, ये लीज दे दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे किससे प्राप्त हुआ? तो वो होगा चार्ल्स सेकेंड से, अर्थात ब्रिटिश राजकुमार से। और बॉम्बे जो है चार्ल्स सेकेंड को किससे प्राप्त हुआ? तो पुर्तगालियों से। कब हुआ था? 1661 में। और इसको कब हुआ था? तो 1668 ईस्वी में। इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, और आपको मेरा अनुमान है कि आपको जो है पुर्तगालियों की तरफ से जो भी क्वेश्चन, मतलब पुर्तगाली कंपनी के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए किसी भी एग्जाम में, लगभग आप बनाने में सक्षम हो पाएंगे। अगली कंपनी